गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो आपका चैप्टर नंबर 16 चल रहा है पर्यावरण के मुद्दे, उसमें बच्चों अपन ने ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों उसी वीडियो लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी बच्चों। उसमें समताप मंडल शोभ मंडल की मोटाई से लेकर डाटा थोड़ा गलत था, तो वो जो लास्ट में 5-10 मिनट का वीडियो था वो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। जो ओजोन का अवक्षय है उस बिंदु को बच्चों अपन शुरू से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। समताप मंडल में ओजोन अवक्षय, समताप मंडल में ओजोन अवक्षय, ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, क्षमताप मंडल में ओजोन का अवक्षय। अब देखो बच्चों, पहले तो अपने को ये ओजोन मंडल, ओजोन परत, शोभ मंडल, क्षमताप मंडल, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ध्यान दो, ये जैसे बच्चों अपन मान लेते हैं पूरा का पूरा ग्लोब है, ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी जैसे अपन इसको मान लेते हैं। इसकी सतह से लेकर और 18 किलोमीटर तक, सतह से लेकर 18 किलोमीटर, ये मान लो यहां से 0 किलोमीटर, सतह से लेकर और ये 18 किलोमीटर तक। ये जो निम्नतर वायुमंडल है, ये निम्नतर वायुमंडल, इसको कहा जाता है बच्चों शोभ मंडल। शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ठीक है, 18 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर तक, ये 18 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर तक, इसको कहा जाता है बच्चों क्षमताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ये डाटा बच्चों थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने 0 से 10 बता दिया था और 10 से 50, 0 से 18 और 18 से 50। अब ध्यान देंगे बच्चों, जो ये शोभ मंडल है इसको तो जैसे कह दिया निम्नतर वायुमंडल और इसको कह दिया उच्चतर वायुमंडल। आ रही बच्चों बात समझ में? ये निम्नतर वायुमंडल हो गया, वो उच्चतर वायुमंडल हो गया। अब ध्यान देंगे, ओजोन जो है वो ओजोन इन दोनों के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, शोभ मंडल जो है, निम्नतर वायुमंडल जो है, इसमें मिलती है बच्चों खराब ओजोन। इसमें तो क्या मिलती है? खराब ओजोन। और जो ये क्षमताप मंडल है इसमें मिलती है बच्चों अच्छी ओजोन। ध्यान से समझेंगे, जो क्षोभ मंडल है इसमें बुरी या बैड ओजोन मिलती है और जो क्षमताप मंडल है इसमें बच्चों अच्छी ओजोन मिलती है। ठीक है, अब ये जो खराब ओजोन इसमें बनती है तथा पादपों व प्राणियों को
नुकसान पहुंचाती है, इसमें बनती है और पादपों और प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है। और जो ये अच्छी ओजोन है क्षमताप मंडल में, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से सुरक्षा करती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से सुरक्षा। तो सबसे पहले आप इन दोनों चीजों को ध्यान से समझ लो। क्षोभ मंडल का जो विस्तार है, वो क्षोभ मंडल का विस्तार बच्चों सतह 0 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल का विस्तार 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। ठीक है। क्षोभ मंडल में जो ओजोन बनती है वो बेकार होती है, खराब होती है, पादपों और प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है। और जो समताप मंडल में ओजोन बनती है वो अच्छी ओजोन होती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से सुरक्षा करती है। अब ध्यान देंगे बच्चों, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में कुल ओजोन का 10% भाग, क्षोभ मंडल में कुल ओजोन का 10% भाग पाया जाता है। या इसकी मात्रा को अगर अपन देखें तो बच्चों 0.05 ppm, 0.05 ppm या 50 डॉब्सन। अभी आगे समझाऊंगा बच्चा। ओजोन की जो परत की मोटाई है उसको डॉब्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। तो क्षोभ मंडल में कुल ओजोन का लगभग 10% भाग पाया जाता है। और जो ओजोन की कंसंट्रेशन है क्षोभ मंडल में वो है बच्चों 0.05 ppm से या 50 डॉब्सन। अगर अपन बात करें ओजोन मंडल में, अब ये ओजोन मंडल बच्चों मेनली इसी का भाग है, समताप मंडल का भी समझा दूंगा। ओजोन मंडल में कुल ओजोन का लगभग 90% भाग, कुल ओजोन का लगभग 90% भाग, और ओजोन की कंसंट्रेशन 0.3 ppm या 300 डॉब्सन तक होती है, 300 डॉब्सन तक होती है। आ रही बात समझ में? अब देखो बच्चों, तो अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, पहले तो इस डॉब्सन के बारे में समझो। अभी जैसे मान लो ये कोई वायु का स्तंभ है, इसको अपन क्या मान लेते हैं? वायु का स्तंभ मान लेते हैं। वायु का स्तंभ, कोई वायु का कॉलम है। अब इसमें आधार से लेकर और शीर्ष की तरफ, आधार से लेकर शीर्ष की तरफ जो ओजोन की मोटाई है या ऐसे मान लो मात्रा है, वो किस रूप में मापी जाती है? डॉब्सन इकाई के रूप में मापी जाती है। समझ गए? तो वायु के स्तंभ में आधार से लेकर वायुमंडल के शीर्ष की तरफ ओजोन की मात्रा या मोटाई डॉब्सन इकाई के रूप में मापी जाती है। तो क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा 0.05 ppm या 50 डॉब्सन इकाई, और ओजोन मंडल में 0.3 ppm या 300 डॉब्सन इकाई है। अब देखो बच्चों, जो ये ओजोन मंडल है, ओजोनोस्फीयर, तो ध्यान से समझेंगे। ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल लगभग
15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक जो ओजोन की परत फैली हुई है, 15 किलोमीटर से लेकर, अब ऐसे मान लो बच्चों, सौरमंडल कहां पर है, 0 से 18, तो 18 से ये मान लो थोड़ा सा, सपोज ये 15, तो ओजोन मंडल का कुछ भाग किसमें है, क्षोभ मंडल में। अदरवाइज ये मान लो सपोज 35 किलोमीटर, तो ये 15 किलोमीटर से लेकर और 35 किलोमीटर तक का जो ये वायुमंडल है, इसमें बच्चों ओजोन की परत पाई जाती है और इसी को क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओजोन बच्चों निम्नतर वायुमंडल, क्षोभ मंडल, ऊपरी वायुमंडल, समताप मंडल दोनों में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में जो ओजोन मिलती है वो बुरी ओजोन है, ठीक है, ये इसी में बनती है, पादपों प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है। समताप मंडल में बनने वाली ओजोन है वो अच्छी ओजोन मानी गई है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन की मात्रा या मोटाई का मापन किस रूप में किया जाता है, डाप्सन इकाई। माना कोई ये वायु का स्तंभ है और वायु के स्तंभ में सतह से लेकर वायुमंडल के शीर्ष की ओर ओजोन की मात्रा या मोटाई को डॉप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। क्षोभ मंडल में कुल ओजोन का 10%, 0.05 ppm या 50 डॉप्सन इकाई मिलती है। ओजोन मंडल में कुल ओजोन का 90% भाग, 0.3 ppm या 300 डॉप्सन इकाई। ओजोन मंडल किसको कहा जाएगा, ये 15 किलोमीटर से लेके और 35 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ओजोन परत में ओजोन की सांद्रता ऐसे मान लो बच्चों ज्यादा है, उसी को ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, जो यूवी रेज है वो यूवी रेज भी बच्चों कई प्रकार की होती है। यूवी रेज अपन जानते हैं कम तरंग दैर्ध्य वाली और अधिक ऊर्जा वाली है। पहला जो चैप्टर पढ़ाया था इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें बच्चों प्रकाश में मैंने आपको समझाया भी था। तो जो यूवी रेज होती है, यूवीसी, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। यूवीए सबसे कम हानिकारक होती है, वही अपने पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है मेनली। अब यूवीसी पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती नहीं है, और यूवीबी जो होती है वो यूवीबी, ध्यान देंगे बच्चों, यूवीबी, ऐसे मान लो यूवीसी तो आएगी नहीं, अब नुकसानदायक कौन सी हो गई, यूवीबी। तो इन यूवीबी से बचाना अपने को पृथ्वी पर, वो काम किसका है बच्चों, इस ओजोन की परत का है, ओजोन मंडल का है। तो अपन जानते हैं जो यूवी रेज है, अब यूवीबी का जो परास है वो है बच्चों 280 से लेकर और 320 नैनोमीटर तक। 280 से लेकर और 320 नैनोमीटर तक परास किसकी है, यूवीबी की। अब ये अधिक ऊर्जा वाली होती है और बेसिकली बच्चों डीएनए के द्वारा और प्रोटीन के द्वारा इस यूवीबी का अवशोषण किया जाता है, और उनके जो रासायनिक बंध होते हैं उन रासायनिक बंधों को ये यूवी रेज तोड़ देती है और नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा उत्परिवर्तन भी उत्पन्न हो सकते हैं, त्वचा कैंसर जैसे विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, वो सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों, होता क्या है, यहां तक की कहानी तो आपके समझ में आई गई, अब आगे की बात पर ध्यान देंगे। देखो बच्चों, अब इंपॉर्टेंट कहानी, इसको समझना। ओजोन मंडल में, ओजोन मंडल में ध्यान देंगे, आणविक ऑक्सीजन
व पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से ओजोन बनती रहती है। ओजोन मंडल में आणविक ऑक्सीजन और पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से ओजोन बनती रहती है और समताप मंडल में ओजोन का आणविक ऑक्सीजन में विघटन होता रहता है। ठीक है, मतलब आणविक ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से, आणविक ऑक्सीजन में पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से ओजोन बनती भी रहती है और समताप मंडल में ओजोन का आणविक ऑक्सीजन में विघटन भी होता रहता है। मतलब ओजोन परत के निर्माण तथा विघटन में संतुलन होना आवश्यक है। मतलब जो बनने का काम है और बिगड़ने का, टूटने का काम है, इन दोनों में बच्चों संतुलन होना आवश्यक है। लेकिन गड़बड़ किन वजह से हो रही है, तो ध्यान दो बच्चों, ODS फुल फॉर्म क्या है? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज। ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज या ओजोन क्षयकारी पदार्थ। मतलब ओडीएस किनको कहेंगे? ओडीएस वे पदार्थ होते हैं जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन से क्रिया करके उसे नष्ट करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ओडीएस वे पदार्थ होते हैं जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन से क्रिया करके उसे नष्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें ओडीएस के, तो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सबसे मेजर ओडीएस है। लगभग 14% तक नुकसान इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड 3.5% तक, सल्फर डाइऑक्साइड, हैलोन, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बच्चों मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये सब के सब बच्चों किसके उदाहरण हो जाएंगे? ओडीएस। अब वापस से समझ लो, ओडीएस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज, ओजोन क्षयकारी पदार्थ। ओडीएस वे पदार्थ होते हैं जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन से क्रिया करके उसे नष्ट करते हैं। अब देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये बच्चों सब किसके उदाहरण हैं? ओडीएस के। अब इनमें जो सबसे प्रमुख है, सबसे मेजर है,
वो है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ध्यान से समझेंगे, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शीतलक में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये ODS जो है, ऐसे मान लो पृथ्वी से मुक्त होकर कहां पहुंचते हैं? क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल से धीरे धीरे, क्षोभ मंडल से धीरे धीरे समताप मंडल में जाते रहते हैं। क्षोभ मंडल से धीरे धीरे कहां पर पहुंचते रहते हैं? समताप मंडल में पहुंचते रहते हैं, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत को बच्चों क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अपन बात करें तो बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी रासायनिक अभिक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में मुक्त करता है क्लोरीन मूलक, क्लोरीन मूलक। और ये क्लोरीन मूलक जो है उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। ये क्लोरीन मूलक जो है ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। मतलब एक क्लोरीन अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। अब ये कोई रासायनिक अभिक्रिया में काम नहीं आता है, ये केवल बच्चों उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो देख लो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना खतरनाक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे मान लो पृथ्वी पर हमारे द्वारा अधिक मात्रा में निर्मित किया जा रहा है, और कहां पहुंच रहा है? निम्नतर वायुमंडल, मतलब क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल से धीरे धीरे कहां जाता रहता है? समताप मंडल में जाता रहता है। वहां समताप मंडल में जाकर और किसको नष्ट करता है? ओजोन को नष्ट करता है। तो पीछे मैं आपको बता चुका बच्चों कि समताप मंडल में आणविक ऑक्सीजन व पराबैंगनी विकिरणों की सहायता से ओजोन बनती भी रहती है, और समताप मंडल में ओजोन का आणविक ऑक्सीजन में विघटन भी होता रहता है। तो होना तो क्या चाहिए था कि बनने और विघटन, टूटने में संतुलन होना आवश्यक है। लेकिन जब बनने का काम तो हो जाए कम और टूटने का काम हो जाए ज्यादा, तो उसकी वजह से बच्चों ओजोन परत को नुकसान होता है। उसी को अपन ओजोन अपक्षय कहते हैं। और उस नुकसान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो ये जितने भी ODS हैं, जितने भी ODS है, इनकी एक्टिविटी लगभग समान होती है। ध्यान दो बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़कर, नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़कर लगभग सभी ODS की एक्टिविटी, क्रियाशीलता समान ही होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की थोड़ी अलग होती है। अपन जानते हैं बच्चों जितने भी वायुयान होते हैं वो कहां पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो जो जेट प्लेन होते हैं, ठीक है, जेट वायुयान होते हैं, वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडल के अंदर डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है। किसको? ओजोन को। तो ध्यान देंगे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड्स बाय जेट प्लेन डायरेक्टली
ठीक है, NO प्लस O3 इज इक्वल टू NO2 प्लस O2। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये डायरेक्ट बच्चों ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाते हैं। और बाकी सब की अगर अपन बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब की जो एक्टिविटी होती है वो लगभग एक जैसी होती है। तो वो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है उन पर आप ध्यान दो। रासायनिक अभिक्रियाएं श्रृंखलाबद्ध रूप से किस प्रकार से ओजोन को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो देखो बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सूर्य के प्रकाश, पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में, ये क्लोरीन का मूलक है, ये अलग हो जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर एक्टिविटी हुई पराबैंगनी विकिरणों की, इसको तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब ये प्रभाव दिखाएगा किस पर, ओजोन गैस पर, और इसको कन्वर्ट कर देगा ये लो साहब, ये रासायनिक अभिक्रियाएं अपन मान सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सनलाइट जिसमें मान लो पराबैंगनी विकिरणें हैं, इसको तोड़ा, ये क्लोराइड मूलक अलग हो गया और फिर CF2Cl। ये क्लोराइड जो अलग हुआ है किसको नुकसान पहुंचा रहा है, ओजोन को। तो ये क्लोराइड के साथ ये नवजात ऑक्सीजन जुड़ गई, ये आणविक ऑक्सीजन अलग, ये क्लोराइड के साथ में नवजात ऑक्सीजन, और ये मान लो ऑक्सीजन का परमाणु, ये क्लोराइड मूलक और ये ऑक्सीजन, और ये क्लोराइड मूलक है, ये फिर नुकसान पहुंचाता है ऑक्सीजन। तो एक जो क्लोरीन का अणु है वो 1,00,000 ओजोन गैस के अणुओं का विघटन कर सकता है। तो बच्चों ये ओजोन डिप्लीशन जो सब्सटेंसेज हैं, ODS है, इनकी वजह से बच्चों ओजोन परत को क्या हो रहा है, नुकसान हो। तो सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। ओजोन कहां पर पाई जाती है, कितनी मात्रा होती है, ओजोन मंडल किसको कहेंगे, ठीक है, नुकसान क्या क्या होंगे वो सब अपन आगे अभी देखेंगे। ठीक है, ODS किनको कहा जाता है, ODS के उदाहरण, ठीक है, प्रमुख ODS कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शीतलक में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ODS मान लो मानवीय एक्टिविटी से पृथ्वी से रिलीज होकर क्षोभ मंडल में पहुंचते हैं और वहां से धीरे धीरे समताप मंडल में, समताप मंडल में पहुंचकर ये ऐसी एक्टिविटी करेंगे। लगभग सारे ODS की एक्टिविटी ऐसी ही रहती है, किसको छोड़कर, नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़कर। वायुयान अपन जानते हैं कहां पर उड़ते हैं बच्चों, समताप मंडल में, और वायुयानों में ईंधन के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड काम में लिए जाते हैं, और वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ओजोन को बच्चों आणविक ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देते हैं। अब देखो, ये ओजोन के परत का अपक्षय होने का जो काम है वैसे तो बच्चों विस्तृत रूप से होता है ना, सब जगह पर होता है। पृथ्वी के संपूर्ण वायुमंडल में ओजोन परत का अपक्षय होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में साउथर्न हेमीस्फीयर में अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है, ध्यान से समझना बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है वहां पर बच्चों ओजोन की परत को ज्यादा नुकसान होता है, और ओजोन की परत जो होती है वो अत्यधिक पतली हो जाती है, जिसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में ओजोन की जो परत है वो अत्यधिक पतली हो जाती है, उसी को बच्चों अपन ओजोन छिद्र कहते हैं। अब इसका क्या कारण है, ओजोन छिद्र कब बनता है, क्यों बनता है, वो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में क्यों बनता है, ये सारी चीजें बच्चों अपन विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। ओजोन छिद्र बनने का कारण देखो बच्चों, ओजोन छिद्र कहां पर बनता है, अंटार्कटिका क्षेत्र में।
जो कि दक्षिणी गोलार्ध में। पहले तो ये स्थिति समझो, ये मान लेते हैं बच्चों अपनी पूरी पृथ्वी ग्लोब है, ठीक है। विषुवत रेखा संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। ये अपन मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध और ये है बच्चों दक्षिणी गोलार्ध। ये चीज क्लियर है। तो अंटार्कटिका क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में, ये ऐसे अपन इमेजिन कर सकते हैं, ये इधर मान लो, ये इधर क्या है, ये अंटार्कटिका क्षेत्र। पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ओजोन छिद्र कहां पर बनता है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका क्षेत्र में बनता है। कब बनता है? स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु या गर्मी की शुरुआत में बनता है। अब देखो बच्चों, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में जो ऋतुएं होगी वो यहां पर उल्टी होगी, ध्यान से समझना। अगर अपन अपनी बात करें तो सर्दी के बाद बसंत और बसंत के बाद फिर ग्रीष्म, सर्दी के बाद बसंत और बसंत के बाद ग्रीष्म। अब अपनी अगर अपन बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो अपने बच्चों जो बसंत ऋतु होती है वो बसंत ऋतु कब है? जनवरी लास्ट में या फरवरी के आसपास, वो मान लो बसंत ऋतु है। क्यों? उससे पहले सर्दी गई हुई होती है। तो सिचुएशन क्या है, ध्यान देंगे, सर्दी, सर्दी के बाद बसंत और बसंत के बाद फिर ग्रीष्म। यही सिचुएशन है, सर्दी, सर्दी के बाद बसंत, बसंत के बाद में ग्रीष्म। अब इस अंटार्कटिका क्षेत्र की दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो बसंत की बात कब बताई जा रही है बच्चों? सितंबर अक्टूबर में। आगे बात समझ में? तो इससे पहले यहां पर क्या है? सर्दी, और इसके बाद यहां पर क्या है बच्चों? गर्मी। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो देखो, ओजोन छिद्र जो होता है वो अंटार्कटिका क्षेत्र जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसमें बच्चों बसंत ऋतु में बनता है। लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में हर साल ये देखा जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई, कहां पर बनता है और कब बनता है। अब देखो, ये जैसे पृथ्वी है, अब इसके वायुमंडल की अपन बात करें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ओजोन परत की मोटाई देखो बच्चों, इक्वेटोर, इक्वेटोर से मतलब ये लगाना है भूमध्य रेखा। तो यहां पर भाई ओजोन परत, अभी जैसे मान लो ये यूं है साहब, ये मान लो ओजोन परत है, तो भूमध्य रेखा से दूर है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो भूमध्य रेखा पर कम है। लेकिन बच्चों सौर विकिरणों की अगर अपन बात करें तो ज्यादा सीधी कहां पर गिरेगी? भूमध्य रेखा के आसपास। तो क्या लिखा? ओजोन परत की मोटाई भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम है, लेकिन पराबैंगनी विकिरणें ज्यादा है। नुकसान कौन पहुंचाती है? पराबैंगनी विकिरणें तो पहुंचाती है। ओजोन परत की मोटाई, पोल्स, ये ध्रुव, मान लो ये उत्तरी ध्रुव है, ये इधर दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो यहां पर ओजोन परत की मोटाई क्या है? ये ऐसे वायु का स्तंभ अगर देखें तो यहां पर ये ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है, लेकिन सूर्य की किरणें कैसी गिरेगी? तिरछी। अब बताओ उल्टा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई जो अंटार्कटिका क्षेत्र है वो कहां पर है? दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित है, और अपने को पता है ध्रुवों पर ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है और यूवी रेज भी कम मिल रही है। तो ओजोन परत की मोटाई ज्यादा, साथ साथ यूवी रेज भी कम, तो नुकसान कम होना चाहिए ना, लेकिन नुकसान होता है ज्यादा। ये चीज अपन अब समझते हैं, ये उल्टा काम क्यों हो रहा है। यहां तक की बात बच्चों आपके समझ में आ जानी चाहिए कि ओजोन छिद्र कहां पर बनता है? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित या दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका क्षेत्र में बनता है। कब? बसंत ऋतु में। बसंत ग्रीष्म के आसपास का जो टाइम होता है उसमें सितंबर अक्टूबर के महीने में, अगस्त लास्ट में मान लो, सितंबर के टाइम पे मान लो, सितंबर लास्ट में, अक्टूबर की शुरुआत में, तब ये देखा जाता है। क्यों? कारण देखो बच्चों, औद्योगिक देश जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, रूस, जापान, इनके द्वारा ओडीएस मुक्त किए जाते हैं जो समताप मंडल में पहुंचते हैं, जो हवा द्वारा
ध्रुवों की ओर जाते हैं। ऐसे मान लो बच्चों ये यहां पर उत्तरी अमेरिका, जापान, रूस, है ना, यूरोप, तो इनके द्वारा ऐसे मान लो उद्योग धंधे ज्यादा हैं तो ओडीएस रिलीज हो रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं वो? समताप मंडल के अंदर पहुंच रहे हैं, इसमें उत्तरी गोलार्ध की तरफ। ठीक है, अब ये हवा के द्वारा किधर पहुंचते हैं? ध्रुवों की ओर पहुंचते हैं। अब ये हवा के द्वारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, ओडीएस जो रिलीज किए गए औद्योगिक देशों के द्वारा, यूरोप, रूस, उत्तरी अमेरिका, जापान के द्वारा, वो ओडीएस समताप मंडल में पहुंचते हैं और समताप मंडल में से पवनों की सहायता से, हवा की सहायता से कहां पर पहुंचा दिए जाते हैं? ध्रुवों पर पहुंचा दिए जाते हैं। अब समझना इंपॉर्टेंट चीज, बसंत ऋतु से पहले क्या होएगी? सर्दी। सर्दी के टाइम पर ये ओजोन छिद्र नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सर्दी में महत्वपूर्ण काम होगा क्या? सर्दी के दौरान सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है। ये ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं यहां पर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है। तापमान -85 डिग्री सेल्सियस रहता है और सर्दी की ऋतु में इस तापमान पर बर्फ के बादल बनते हैं, आइस क्लाउड बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है यहां पर सर्दी के दौरान जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तापमान बहुत कम, और क्या बनते हैं? बर्फ के बादल बनते हैं। इस समय अंटार्कटिका की वायु संपूर्ण पृथ्वी की वायु से अलग रहती है। यहां की जो एयर है वो पूरी पृथ्वी की एयर से क्या रहेगी? अलग रहेगी। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो बर्फ के बादल बने हैं सर्दी की ऋतु में, ये ओडीएस को, ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों को उत्प्रेरकीय सतह उपलब्ध करवाते हैं। ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों को उत्प्रेरकीय सतह उपलब्ध कराते हैं, जहां ओडीएस रिएक्ट करके ओजोन को विघटित करते हैं। भाई ओडीएस काम कर सके उसके लिए उत्प्रेरकीय स्थल कौन उपलब्ध कराएंगे? आइस क्लाउड, और उन आइस क्लाउड में ओडीएस क्रिया करते हैं ओजोन से, ओजोन को विघटित करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए, कौन सी प्रक्रिया के लिए? कि ओडीएस विघटित करे ओजोन को, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। और बच्चों वो सूर्य का प्रकाश सर्दी में तो मिलेगा नहीं, कब मिलेगा? बसंत में। ठीक है, जो बसंत ऋतु में ही मिलता है। बड़े स्तर पर ओजोन का क्षरण होता है। तो बड़े स्तर पर जब ओजोन का क्षरण होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बड़े स्तर पर जब ओजोन का क्षरण होता है इस अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, तो बच्चों यहां पर वो ओजोन परत बिल्कुल पतली दिखाई देती है। उसी को क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन छिद्र ग्रीष्म ऋतु में, बसंत के ठीक बाद क्या आनी है? ग्रीष्म ऋतु। अब वहां पर वो आइस क्लाउड जैसी कोई सिचुएशन रहेगी नहीं, तो ग्रीष्म में ओजोन छिद्र विलुप्त हो जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका की वायु पृथ्वी के अन्य क्षेत्र की वायु के साथ में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। तो यही आपको सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि साहब जो ओडीएस है वो ओडीएस समताप मंडल में बन रहे, औद्योगिक देश बना रहे, लेकिन हवा से वो ओडीएस कहां पहुंच जाते हैं? ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वहां पर खास बात क्या होती है? सर्दी में ये बन जाते हैं आइस क्लाउड। और ये आइस क्लाउड किसकी क्रियाशीलता के लिए बढ़िया है? ओडीएस की क्रियाशीलता के लिए। लेकिन सर्दी में क्या नहीं है? सूर्य का प्रकाश नहीं। वो सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? बसंत में। तो जैसे सर्दी के बाद आइस क्लाउड तो बने हुए हैं ही, बसंत ऋतु के आते ही जैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ओडीएस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ओजोन को, और ओजोन परत का क्षरण होता है, वो पतली हो जाती है, उसी को ओजोन छिद्र कहेंगे। जैसे ही सर्दी के बाद गर्मी आएगी, आइस क्लाउड खत्म हो जाएंगे, वहां की वायु भी बाकी जगह की वायु से मिल जाएगी, तो ओजोन छिद्र दिखना क्या हो जाता है बच्चों? बंद हो जाता है। क्लियर? ये बच्चों ओजोन छिद्र वाली कहानी कंप्लीट होती है। अब अपन देखते हैं यूवी रेज के प्रभाव। जो यूवी रेज होती है वो किस प्रकार से हानिकारक है, क्या प्रभाव डालती है, इसका बच्चों अपन अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, यूवी रेज के
हानिकारक प्रभाव। ठीक है, समझना, सबसे घातक तो कौन सी है? यूवीसी। और ये ऐसे मान लो बच्चों पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, यूवीए ये अत्यंत कम हानिकारक है। तो अब क्या बची बच्चों? यूवीबी। यूवीबी ये भी बच्चों क्या है? काफी हद तक नुकसानदायक है यूवीबी। अब देखो नंबर 1, यूवीबी डीएनए को क्या करती है? क्षतिग्रस्त करती है, जिससे बच्चों क्या हो सकते हैं? उत्परिवर्तन हो सकते हैं। यूवीबी डीएनए को क्षतिग्रस्त करती है, जिससे उत्परिवर्तन हो सकते हैं। नंबर 2, यूवी रेज की वजह से त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं। यूवी रेज की वजह से त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूवी रेज के कारण त्वचा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और क्या उत्पन्न होता है? स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर भी उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा जो आंख का स्वच्छ मंडल, ध्यान से समझेंगे बच्चों, आंख का जो स्वच्छ मंडल है कॉर्निया, ये बच्चों यूवी रेज का अवशोषण करता है। आंख का जो स्वच्छ मंडल है कॉर्निया, ये यूवी रेज का क्या करता है? अवशोषण करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का शोथ हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी को कहा जाता है बच्चों हिम अंधता, स्नो ब्लाइंडनेस। तो बच्चों आंखों का जो कॉर्निया होता है वो यूवी रेज को क्या करता है? अवशोषित करता है, जिसकी वजह से कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो जाता है, शोथ हो जाता है, उसको नुकसान होता है। इसी को हिम अंधता या स्नो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और इसकी वजह से बच्चों कैटरेक्ट, मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो ये सब हो जाएंगे यूवी रेज के हानिकारक प्रभाव। इन यूवी रेज के हानिकारक प्रभावों से हमें कौन बचा रही है? ओजोन परत। ओजोन परत मुख्यतः किसमें स्थित है? समताप मंडल में। कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक? 15 से 35। ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ ओडीएस। सबसे प्रमुख ओडीएस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? अब देखो बच्चों, ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं। अब अंतरराष्ट्रीय प्रयास बच्चों क्या क्या किए गए हैं तो ध्यान देना। कनाडा, कनाडा का बच्चों कौन सा शहर था? मॉन्ट्रियल शहर। इसमें 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान से समझेंगे, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओडीएस को लेकर, ओजोन के अपक्षय को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ओजोन अपक्षय को लेकर, ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या हुए? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 में, जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है।
और ये संधि प्रभावी हुई, ध्यान से समझना, संधि प्रभावी हुई, प्रभाव में आई बच्चों 1989 में। और क्या कहा गया कि साहब जो ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ हैं, उस ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। विकसित देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए अलग अलग मानक स्थापित किए गए और सभी देश मिलकर ये प्रयास करेंगे कि ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन कम से कम किया जाए, जिससे ओजोन परत का क्षरण कम हो और हमें नुकसान भी कम हो। तो ये बच्चों समताप मंडल में ओजोन के अपक्षय की कहानी कंप्लीट होती है। अब थोड़ा बहुत जो वन उन्मूलन से संबंधित पोर्शन बचा हुआ है वो इस चैप्टर का लास्ट है, तो बच्चों वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।